कि अध्ययन, चिंतन और लेखन। क्या समझे? अध्ययन, चिंतन और लेखन, स्टडी करनी है, थिंकिंग करनी है और राइटिंग करनी है। इस सीक्वेंस में ही पढ़ाई करनी है। अगर इस सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे तो वर्ल्ड की कोई एग्जाम पास कर जाएंगे। वन नाइट स्टे भी किया था और बाकी लोगों से मिला भी था। आज हमारे बीच है मनीष कुमार जी, जिन्होंने इस 1995 में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। यह आपने जो काम किया है, हमने जो IAS कंप्लीट करके किया उससे कहीं ज़्यादा आपने किया है। साथ में उनके साथ हैं ज्ञान प्रकाश जी, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। और प्रभारी गायत्री शक्तिपीठ पटना के डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और निशांत रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। और साथ में हमारे जो अभी संगीत प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सबको झुमा दिया। सभी को और आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज गायत्री शक्तिपीठ में मैं आप लोगों के बीच आया हूं तो निश्चित रूप से आप लोगों को मोटिवेट करके जाऊंगा कि अपने जीवन में आप हमेशा सफल होंगे। वैसे तो आप लोगों ने मुझे YouTube पर देखा होगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण मैं प्रतिदिन करता हूं जब मैं सोने के लिए जाता हूं। आज IAS बन गया, शायद मैं करता हूं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हर दिन 2-3 बार करने के साथ ही नींद हमें आ जाती थी। और सभी लोग करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है हमें कंठस्थ है। और कहा भी जाता है, जब भी हम लोग स्टूडेंट थे तो बताया जाता था कि आपको जब भी रात में पढ़ने के बाद नींद ना आए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको तुरंत नींद आएगी, यानी शांति प्रदान होगी। और यह जानकर मुझे बहुत खुशी है कि कंकड़बाग गायत्री शक्तिपीठ द्वारा 3000 से ज़्यादा बच्चे जो है स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं और 3-4 लाख से अधिक जो है यहाँ से डायरेक्टली जुड़े रहे हैं 95 के बाद से, जो देश विदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान द्वारा उन्होंने अपना यश स्थापित किया है। और आज जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं, मैं पहले भी सुनता था कि सैटरडे संडे को लोग वहाँ जाते हैं। अब मुझे पता चला कि संडे को सुबह और शाम के 2 बेला में लोग यहाँ जाते हैं। और जब मैं स्टूडेंट था और आप ही की तरह हमने भी पढ़ाई की है, हमें और आप में ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने भी इसी तरह से लॉज में, हॉस्टल में और कई जगहों पे मैं रहा। आप देखेंगे अशोक राजपथ रोड, महेंद्रू, माता खुदी लेन, बिहारी साहब लेन, आप देखेंगे बाजार समिति, कंकड़बाग में, राजेंद्र नगर में। सबसे पहले मैं अनीसाबाद आया था रहने के लिए। तो आप देखेंगे कि पूरे पटना में मैंने हर अलग अलग लॉज में, पिछले जब मैं तैयारी करता था, मैंने 10+2 किया, ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से, और फिर PG होते होते मैं IAS बना। तो ये पूरा का पूरा जो जर्नी रहा लगभग 9 से 10 साल। 9 से 10 साल में मैंने लगभग 15 लोकेशंस पे अलग अलग जगहों पे रहा। तो पटना के जो स्टूडेंट की जो पोजीशंस और जो हालात आज से 15 साल पहले था और आज है, उसको भी मैं महसूस करता हूँ, समझता हूँ। यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उसमें 99% से भी अधिक, कहे तो 100%, बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जो कि गांव से आए हैं। सभी के सभी माता पिता ने बहुत अरमान के साथ उन्होंने पटना भेजा है। पटना आने के साथ स्टूडेंट की 2 समस्या जो है सबसे अधिक आती है। पहली कि पहली बार जब पटना आते हैं तो बहुत सारा लोगों को पैसा या फिर कलेक्ट करके रखे रहते हैं, फिर भेजते हैं। जब 1 साल 2 साल गुजरना शुरू होता है तो आर्थिक तंगी स्टूडेंट को आना शुरू होता है। उन्हें बहुत सारे परेशानी शुरू होती है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं या पैसा नहीं आ पा रहा है, या घर की समस्या शुरू हो जाती है। और जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। और वहाँ से जैसे जैसे समय 3-4 साल 5 साल जब होना शुरू होता है, स्टूडेंट पहले टेंशन में आते हैं, और टेंशन के बाद सभी भाई जो है वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और वो डिप्रेशन में क्या होता है कि जो उन्हें करना था वो सब चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं। बुरी आदतें, बुरी संगति, ये सारी चीज़ें साथ साथ आनी शुरू हो जाती हैं। कम से कम पटना में एक अलग, एक द्वीप के रूप में गायत्री शक्तिपीठ है, जो आपको संडे को जो इतने इनहेंस्ड, आपको इतनी शांति, इतनी, मुझे खुद यहाँ बैठे बैठे जब संगीत चल रहा था तो मैं झूम रहा था। इतनी शांति हमें मिलती नहीं है। जो शांति हमें आधा 1 घंटे में जो मिलती है
वो समझिए कि बूस्टर डोज के रूप में काम करता है, जो हमें महीनों तक काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट का सबसे पहला काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, बको ध्यानम अल्प, उसका उल्टा भी आप लोग जानते होंगे नहीं? चाप निंद्रम उठू सोजनम सब जानते होंगे। तो स्टूडेंट के जो 5 ये लक्षण है, उस लक्षण के हिसाब से देखें तो उस लक्षण को अलग करके हम देखते हैं। सबसे पहले 1 घंटे का समय कम से कम हर स्टूडेंट को अपने ध्यान में देना चाहिए। ध्यान करेंगे, आपका 23 घंटा का जो समय है वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। 6-7 घंटा सोएंगे, बाकी के समय में आप जो भी पढ़ेंगे वो दिमाग में जाएगा। 1 घंटा ध्यान में देना चाहिए। ध्यान कैसे करेंगे? तो योगा करनी है। योगा में बहुत योगा नहीं भी आती है, 4-5 योगा तो आप लोगों को आती होगी। अनुलोम विलोम, लंबा सांस लेना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर आप धीरे 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 भी आधा घंटा भी बैठ जाते हैं तो आपके जो स्ट्रेस है वो भूल जाते हैं। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो दुनिया की सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, दुनिया की सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी आपको पता ही नहीं तो होता आप स्टूडेंट है, समस्या है, तमाम चीज़ें गायब हो जाती है। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। हर स्टूडेंट को मिनिमम 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के बीच में एक गैप होना बहुत जरूरी है। आप 1.5 घंटा पढ़ने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट का गैप जरूर रखें, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर चेयर पे बैठ के या लेट के कैसे भी किसी पोस्चर में पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ेंगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वो याद नहीं होगा, फिर क्या होगा, मन भटकेगा। इसीलिए हमेशा 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के बीच में 15 मिनट का गैप। तो गैप में क्या करना है? गैप में जो चीजें पढ़ी गई है उसके बारे में थिंकिंग करना है। आप जब किसी चीज को थिंकिंग करते हैं और पॉजिटिवली जब थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक जब सोचते हैं तो वो भी एक तरह से अध्यात्म होता है, वो भी एक अध्यात्म होता है। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप नियमित रूप से 8-10 घंटा पढ़ेंगे कंसंट्रेट करके, तो आपको 1 सप्ताह के बाद आपके चेहरे पे जो ग्लेजिंग हो बढ़ेगी, आपका चेहरा जो है चमकना शुरू हो जाएगा। ये आप देखिएगा आजमा के, आपको 1 वीक में जब लगेगा। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कई मेरे स्टूडेंट पूछते थे, यार इतना तुम चमकता क्यों है, तुम अध्यात्म करता है, योगा वोगा करता है क्या? तो मुझे याद आया कि योगा वोगा तो नहीं कर रहे, पढ़ाई करने से शायद जो है ये सब चीज़ें आत्मविश्वास आती है तो चेहरा चमकता है। स्टूडेंट का भी यही है, आप अगर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, आपको आत्मविश्वास आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और पढ़ना एक तरह से अध्यात्म है, वो अपने आप में अध्यात्म है पढ़ना। तो आप सोचिए कि 8-10 घंटा का अध्यात्म आपका हो रहा है, ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी भी होगी और आप में आत्मबल आएगा। और आपका जो बॉडी का ऑर्गन्स है, जो हमारे अंग हैं, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने का मतलब है आप बीमार नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, आप मजबूत बनेंगे। इन सब चीज़ों को आपको फायदा होता जाएगा, ये आपको देखना है। तीसरी बातें जो है, अपना दिनचर्या जरूर फिक्स करना चाहिए। दिनचर्या का मतलब है आपको सोने और जगने का टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए कि हमको 11 बजे सोना है, मॉर्निंग 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, या 12 बजे सोते हैं, या कोई रात भर पढ़ते हैं, सुबह में 5 बजे सोते हैं और फिर वो 10-11 बजे, कोई भी रूटीन हो, नाइट का हो या डे का, लेकिन एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, कब हमें जगना है, कब सोना है, इस तरह करना चाहिए। लेकिन सप्ताह में 1 दिन जो है अपने रूटीन को रिवर्स करना चाहिए। जैसे हम 11 बजे सोते हैं तो कोई संडे या सैटरडे के दिन आप 3 बजे 4 बजे सोइए, 3-4-5 घंटा लेट सोइए। इससे क्या होता है कि ब्रेन एक्टिव होता है। आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ता है 1 सप्ताह के बाद। जैसे आप कोई मूवी देखना शुरू कर दीजिए, मूवी देख के अपना टाइम जो है निकाल दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको हमेशा ब्रेन जो है डेवलपमेंट की तरफ जाता है। कोई एक तरह का कहते हैं एक रास्ता नहीं रहेगी कि एक ही चीज को कंटिन्यू किए जा रहे हैं सालों से, वो चीजें नहीं आएगी। तो ये 3rd थिंग थी। चौथी चीज जो है, पढ़ाई के दरमियान जो है आपका मन भटकता है ना। सभी स्टूडेंट की समस्या है कि हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है चला जाता है घर पर, फ्रेंड पर। फ्रेंड मतलब दोस्त, कोई भी दोस्त हो सकता है,
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड ही हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, या ध्यान हमारा जो है वो अपनी समस्या की तरफ चला जाता है, या हमें एंजाइटी होती है, टेंशन होना शुरू होता है। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जो है कहीं कहीं भटकता है, और कई बार लगता है कि 4 पेज पढ़ने के बाद हमारा ध्यान जो है, अच्छा 4 पेज पढ़े थे लेकिन याद नहीं रहा, फर्स्ट से लेके 4, 5, 6 पेज तक हम पहुंच गए और पता ही नहीं चला। एक मेरा भाई है, मैं जब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पढ़ता था, पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, तो वो जब वॉशरूम जाता था तो 4-5 पेज हम लोग ऐसे ऐसे करके लाइन करके हटा देते थे, जस्ट लाइन करके 5-6 पेज को पलट के हम लोग मजा लेते थे, देखते थे कि वो आया, आने के बाद उसको कुछ याद नहीं, जहाँ से हम लोग उसको पलट के पेन रख दिए वहाँ से पढ़ना शुरू कर देता था। तो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ता नहीं था, बस उसको कंपटीशन था कि हमको भी 12 घंटा पढ़ना है और लाइब्रेरी में सो जाना है रात में, फिर 3 बजे से भोर से उठ के पढ़ना है, तो वो पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यह मतलब होता है कि अपनी पढ़ाई में हर चीज को समझना जरूरी होता है। 5वां थिंग है, कुछ भी पढ़े उसका रिवीजन जरूर करें। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एक स्टूडेंट 8 घंटा पढ़ेंगे, आप 16 घंटा भी पढ़ोगे, 16 घंटा पढ़ने के बाद भी 8 घंटा वाले से कमजोर आप रहेंगे। उसकी वजह यह होती है कि रिवीजन करने से आपका परमानेंट मेमोरी में चली जाती है कोई भी चीज़। 2 तरह की आपकी मेमोरी होती है, एक होती है जो शॉर्ट टर्म में कहेंगे कि शॉर्ट मेमोरी है, जो आया उसको परमानेंट मेमोरी में पहुंचाने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जब आप कोई भी एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें प्रैक्टिस जो करते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी बढ़ाते बढ़ाते कई बार इतनी ज़्यादा आप में महारत हासिल हो जाती है कि कोई भी क्वेश्चन देखते आंसर पता हो जाता है, अरे इसका आंसर तो यही है, इसका आंसर यही है। तो ये आपको फायदा होता है, रिवीजन बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि याद करने की समस्या सबको होती है कि हमको याद नहीं होता है, पढ़ते तो बहुत है याद नहीं होता है, ये सबको होता है कि पढ़ते बहुत है याद नहीं होता है, या हम किताब पढ़ गए लेकिन कुछ याद नहीं होता है। अब मैं उसको आपको रिपीट करता हूं, अगर नोवेल पढ़ते हैं, कोई नोवेल पढ़ते हैं, आप लोग नोवेल तो अब नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, नोवेल वगैरह नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अरे पढ़ते हैं, आप लोग हमेशा मोबाइल हाथ में रखते हैं और फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप यही सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो जरूर है। ठीक है, मोबाइल जो है छूटती नहीं है हाथ से, हालांकि मेरे हाथ से भी नहीं छूटती है, घर वाले की शिकायत रहती है। ठीक है, बट ये एक तरह का कीड़ा है जो सबको लग गई है, मोबाइल नहीं छूटना एक तरह का कीड़ा है जो तो जब नोवेल पढ़ते हैं तो हम लोग खाने का और पीने का होश खो देते हैं। मैं जब स्टूडेंट था, कोई भी नोवेल अगर उठाए तो जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक तो, क्योंकि हर एपिसोड के बाद उसमें क्लाइमेक्स आ रहा है, कुछ ना कुछ नया टर्न होते जाता है। कोई भी आप नोवेल पढ़ेंगे तो नोवेल पढ़ते हैं तो एक एक लाइन याद होता है ना, भले वो 400-500 पेज की क्यों नहीं, वो याद क्यों होता है? क्योंकि हमने उसमें दिल लगा के पढ़ा है, इसीलिए याद हो जाता है कि नहीं? या स्कूल में आप होंगे, किसी ने लव लेटर दिया होगा तो एक एक लाइन याद होगा, या शायरी उसमें जो 2-4 को लिखा रहता है वो जरूर याद रहता है। अभी होली आ गया है, होली में जीजा साली वाला बहुत सारा शायरी चलता है, वो सब याद हो गया होगा। वो क्यों याद होता है? देखिए, उसमें मैं सीधा समझा रहा हूं कि अगर दिल से किसी चीज को करोगे तो याद रहेगा ही रहेगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं पड़ता। फिर भी आपके समझने बुझने के लिए कि याद करने के तरीके क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक पॉइंट है याद करने का, वो है रिवीजन। रिवीजन करेंगे आपको याद होगा। दूसरा है मेढकी पद्धति से याद करना। मेढकी पद्धति वैदिक काल में आप सब जानते हैं, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? किस खंड से लिया गया? यस। तो अब मैं वैदिक काल की तरफ थोड़ा ले चलता हूं। हमारा जो वेद है वो क्या वैदिक काल में लिखा गया? जो हिस्ट्री के होंगे स्टूडेंट पता होगा, उस समय नहीं लिखा गया। एक आश्रम पद्धति चलती थी। आश्रम में एक गुरु से दूसरे गुरु के शिष्य के पास शिष्य गुरु बनते थे, और यह परंपरा थी गुरु शिष्य परंपरा, जिसके तहत सारे के सारे जो सूत्र हैं, सभी के सभी जो आप देखेंगे कि मंत्र हैं, वो आगे के गुरु शिष्य परंपरा से कंटिन्यू होते हुए आया।
जब लिखने का समय आया, जब आप देखेंगे 1500 BC की बात करें, और वो बातें जो है लिखी जा रही है जब जैनिज्म बुद्धिज्म के टाइम में, यानी कि लगभग 1000 वर्ष बाद जब उसको लिखा गया, तो कैसे लिखा गया? 1000 वर्ष का मतलब है कि गुरु से शिष्य, फिर गुरु बनता गया, गुरु शिष्य परंपरा में वो सभी चीजें जिंदा रही। और उस समय जो है बोल के पढ़ाया जाता था। हम किसी बात को बोलते थे, शिष्य दोहराते थे, गुरु बोलते थे, शिष्य दोहराते थे। इसको कहते हैं मेढकी पढ़ते। जो सभी तो आप लोग गांव से ही, हम ये क्यों बोले कि आप शहर से हैं? आप लोग गांव में जब मेढक बोलता है, बारिश होती है और जब पूरा का पूरा फ्लड एरिया है, सब लोग जानते हैं बिहार में, तो टटर करता है मेढक, इसीलिए उसके नाम पे इसका नाम है मेढकी पद्धति। मेढकी पद्धति के माध्यम से पढ़ाई करना चाहिए। अब जो लोग गांव से होंगे, बिल्कुल रिमोट गांव से, तो आप लोगों को जो है, आप लोग पढ़ते ही होंगे, बोल बोल के पढ़ना था। अब बोल बोल के पढ़ने में क्या था? हमारे टाइम में तो कंपटीशन था। मैं जितना जोर से पढ़ूंगा, मेरे बगल वाला दूसरा घर वाला कितना जोर से पढ़ रहा है, तो कंपटीशन था, ठीक है। और नहीं तो पीछे से है डंडा लगता था कि तुम धीरे धीरे पढ़ रहा है, जोर से पढ़ो। ये वापस आना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बोल के पढ़िएगा, कंसंट्रेशन आपका जगह पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। सेकेंड। थर्ड है, कुछ भी पढ़े उसके बारे में लिखिए, राइटिंग करेंगे तो आपको याद होगा। चौथा है, आप फार्मूला बनाइए। बहुत सारा फार्मूला आप लोग बनाते हैं, हीरो पर, हीरोइन पे, बहुत सारा फार्मूला आप लोग के बीच है किसी चीज को याद करने के लिए, है कि नहीं? आप अपने तरीके से इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, फार्मूला बनाइए। फार्मूला बनाएंगे तो याद होगा। और फार्मूला को क्या करना है? किसी को नहीं बताना है, सबको बताना है। फार्मूला को जितना ज्यादा सबको बताएंगे, आप उससे मिलेंगे तो आपको उसी लहजे में आप याद करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास बहुत फार्मूला है लेकिन समय कम है। जैसे प्रेपा नित्का पुयोसकम ई विछना, आपको लगता होगा कि एक संस्कृत का श्लोक है, नहीं। प्रे का मतलब प्रेसिडेंट, पावर, शक्ति, कर्तव्य, उसका पूरा आर्टिकल एक में आ गया है। जैसे गवर्नर का गपा निकायोसा काचवी कहवे, आपको लग रहा होगा कि संस्कृत का भी कहीं श्लोक तो नहीं है कि नहीं? उस रानी कानक वाक सभी परलोकुवा नासी दुफेसा, ये लग रहा होगा कि ये भी एक कोई मंत्र है। ये सब के सब ऐसे फार्मूला है जो मेरे जीवन पे 10-15 साल पहले आया, अब तो मरने के बाद ही जाएगा। ये वैसे ही फार्मूला बनाना चाहिए। फार्मूला खुद से बनाना चाहिए और कम से कम 100 बार उस फार्मूला को मेढक की तरह बोलना चाहिए। 100 बार के बाद कभी भी अपने लाइफ से नहीं निकलेगा ये फार्मूला। और ये फार्मूला जब नहीं निकलेगा तो एग्जाम आपको, मेंस हो या प्रीलिम्स, कोई भी एग्जाम होगा, पास करना आसान हो जाएगा। ठीक है। याद नहीं होने में आपको एक और मेथड है कि आप जो है पीयर लर्निंग करें। जैसे यहाँ 3000 स्टूडेंट हैं, उसमें क्या करेंगे कि 4-5 का ग्रुप बना लेंगे और हमेशा शाम में या कोई भी टाइम में 2 घंटे आप एक दूसरे से पूछताछ करें। एक चैप्टर रख दे, पूछताछ करेंगे, तो इसको कहते हैं पीयर लर्निंग। पूछताछ करने से क्या होता है, हमें पता है कि आज हमें बायोलॉजी में पूरा ह्यूमन बॉडी का तैयारी करके जाना है, तो एक प्रेशर है कि शाम में पूछताछ होगा तो पढ़ के जाना है, तो याद भी होगा। इस प्रेशर में याद होगा और वहां जाएंगे, पूछताछ होगा। पूछताछ तो बहुत 10% भी नहीं होगा, लेकिन आपको 100% याद रहेगा। तो पीयर लर्निंग करनी चाहिए। पीयर ग्रुप लर्निंग से बहुत फायदा होता है। ये तरीका है एक पढ़ने का, याद करने का। कोई नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आप जो भी पढ़ते हैं वो किसी बगल वाला रूम में जाइएगा और बोलना शुरू कर दीजिएगा, उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। मैं जब हॉस्टल में रहता था तो मैं ऐसा ही करता था, पढ़ लेता था 1-2 घंटा, अब बगल के रूम में उसको पढ़ाना शुरू कर देता था। वो याद उसको हो ना हो, मेरा काम हो गया, हमको अपना रिवीजन हो गया। ठीक है। तो ये एक तरीका ये भी है कि आप दूसरे को टीच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा। सभी स्टूडेंट जो है यहाँ हैं, अगर सबकी आर्थिक समस्या है, 2-3 ट्यूशन जरूर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। 2 ट्यूशन पढ़ाएंगे, आपका जीएस अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आने वाला है। 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ाइएगा, एटलीस्ट 10th तक बच्चों को पढ़ाइएगा। 6 से लेकर 10th तक आपका अपने आप जीएस हो जाएगा, कहीं इधर उधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसी एनसीईआरटी बुक्स और उसी बिहार बोर्ड के बुक से सारे के सभी मैक्सिमम उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरफ आपको आर्थिक अर्निंग भी तो हो ही जाएगी, दूसरी तरफ आपको ये पढ़ाई का फायदा भी हो जाएगा। वैसे आप लोग इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, अलग अलग जो है, जैसा मनीष जी बता रहे थे कि अपना श्रम दान देते हैं,
और अब मेरी भी इच्छा हो गई है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम भी आप लोगों को देखने आएंगे कैसे श्रमदान दे रहे हैं, और हम भी कुछ कुछ पढ़ाया करेंगे। तो श्रमदान जो है, श्रमदान आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सभी बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप समाज के बारे में सोचते हैं, आपको अपने दुख जो दिखता है उससे आप समझते हैं कि हमारी दुख और पीड़ा दूर तभी होगी जब उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को अपलिफ्ट करेंगे, बच्चों को हम गरीब से बाहर ला सकते हैं। और कोई भी आदमी गरीबी से बाहर आने का एक ही मात्र मेथड है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है जिससे कि गरीबी से दूर हो सकते हैं। किसी भी सोसाइटी को अगर अपलिफ्ट करना है, उसको बाहर लाना है गरीबी से, तो वो माध्यम केवल और केवल पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं, उसको खाने को दे दे, कपड़ा दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन क्या होगा, उसके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, मजदूर को हम जितना भी दे दे, लेकिन बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो वही मजदूर होना है। उसको हम कुछ भी देते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं। लेकिन बच्चे अगर उनके पढ़ा दिए गए, पढ़ लिए गए, वो 10+2 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि उसको गवर्नमेंट जॉब करा देना है। ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि वो एम्पावर्ड हो चुका है, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है और अपनी रोजगार भी कर सकता है। और वो उस लेवल तक नहीं कर सकता, आप बड़ी सोच के साथ कर सकता है, प्राइवेट जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि गरीबी से बाहर निकालने का अगर कोई मेथड है तो जो आप लोग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही है, और सही में आप लोग वो काम कर रहे हैं। और वो आप लोग जो कर रहे हैं वो सरकार भी नहीं कर रही है, वो काम आप लोग कर रहे हैं। और यही एकमात्र माध्यम हो सकती है जिसके द्वारा की जा सकती है। और इमोशनल होना जो है अच्छी बात है, लेकिन अति इमोशनल जो है कई बार प्रॉब्लम होती है। वही एक कारण होता है जिससे कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत एंजाइटी होती है। बहुत इमोशनल होना भी जो है कई बार, इसलिए इमोशनल बैलेंस की जरूरत होती है। एक बात और जानना चाहिए कि जैसे ही कोई भी समस्या पैदा होती है, उसी दिन उसका समाधान भी पैदा होता है। इसलिए कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप ये मान के चलिए कि समाधान भी पैदा हो चुका है। कोई भी वर्ल्ड की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन होगा। और कैसी भी काली रात हो, उसका सुबह जरूर होता है, डेफिनेटली। जितना ज्यादा आप तपेंगे, जितना ज्यादा आप तपेंगे, उतना ऊंचाई पे आप जाएंगे। जितना कम तपेंगे उतना छोटा करेंगे। मैं जनरली, मेरे दादाजी कहते थे कि बाबू कम लिखोगे ना अभी, तो बाद में क्लर्क बन जाओगे। अभी ज्यादा लिखोगे तो चूंकि नेचर जस्टिस करती है ना, अभी ज्यादा लिखोगे का मतलब खूब पढ़ो लिखो, तब तुम अफसर बनोगे। कम लिखना पड़ेगा, खाली साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और आजकल हम वही कर रहे हैं, आजकल लिखते कम है, साइन ज्यादा करते हैं। जो लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में कम पढ़ा था तो क्लर्क बन गए, बेचारे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बड़ा बड़ा लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग खूब पढ़िए ताकि बाद में लिखना कम पड़े, खाली साइने मारना पड़े, ठीक है। अब जो है छात्रों की जो दुविधा है, टाइम को पास करना। छात्रों की जो समस्या, आप लोगों की समस्या क्या है? टाइम को पास किए। जैसे आज हमने आपको बैलून की तरह हवा से फुला दिया, ठीक है। अब ये हवा निकलनी नहीं चाहिए, तो धीरे 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 पास हो जाएगा और फिर जो है पुनः मुझको भव, फिर से आप वही पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हमने आपको मोटिवेट कर दिया तो इस हवा को, ये उत्साह को आपको ज़्यादा दिन नहीं रखना है, 1 साल रखना है। 1 साल अगर आप इस उत्साह को, इस पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मूड को रखते हैं, कोई दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। हमेशा 6 महीने में क्या होता है, आपका दिमाग लगने लगता है, अरे होगा मेरे से कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये केमिकल लोचा है कि आपको 7वें दिन हमेशा लगेगा, 7वें दिन ही लगेगा, 1 महीना तो छोड़िए, हर 7वें दिन आपको लगेगा कि मेरे से होगा, पास करेंगे कि नहीं करेंगे। होता है ना सबको, ये हमको भी होता था, इसलिए परेशान नहीं होना है, सबको होता है। लेकिन ये हमेशा जो है समस्या और प्रॉब्लम क्यों आती है? आपको टेस्ट करने के लिए आता है कि ये सही है, मतलब ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि यार 100 सीट आया है, 500 सीट है, 5 लाख स्टूडेंट है, यार 1 लाख आया है, ये तो देखो 25 लाख स्टूडेंट आ गया है।
बहुत सारे कुत्ते होते हैं, बाहर निकलिएगा तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग है, एक रोटी फेंकिएगा तो सब कुत्ता उछल के कूद के आ जाता है। वो जानवर है जो एक रोटी के पर ही 10-15 कुत्ते आ जाते हैं। आप लोग इंसान हैं, ठीक है, आप समझ गए ना। एक रोटी के लिए इतना सारा कूद रहा है तो आपके पास तो सैकड़ों पोस्ट है, इसलिए सबको लगे रहना है कि जो अपनी ताकत से निकाल लेगा वही अपने अचीव कर सकता है, ठीक है। इंसानियत हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है कि हम जॉब में आने के बाद हमारा पहला क्या प्रायोरिटी होता है। आप जितने बैठे हैं सबसे पहले आप लोगों का चॉइस होगा एक अच्छा सा घर, है ना। दूसरा है एक अच्छी सी बड़ी गाड़ी, छोटी जॉब हुई है तो छोटी ही गाड़ी, एक गाड़ी, पहले घर एक गाड़ी, और ये दो चीजें हो जाएगी तो एक सुंदर बीबी, है ना। अब ये तीनों चीजें होने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है ना वो उसके बाद भी सोचते हैं अच्छा एक ही गाड़ी हुआ, अच्छा बगल वाला का 2 गाड़ी है हम 2 लेंगे, अच्छा बगल वाला का 3 गाड़ी है तो हम 3 लेंगे, अच्छा ओके, अच्छा वो गाड़ी ले लिया है, अच्छा ऑडी लिया है, अच्छा रुको हम लैंड रोवर लेकर आते हैं। ये जो लालच है मनुष्य का वो एंड नहीं होता है, और एंड ना होते होते जब हम 70 साल के होते हैं ना तो पता चलता अच्छा बूढ़े हो गए यही सब करते करते। आज जब जवानी का समय था घूमने फिरने ऐश करने का, उस सब समय तो हम पैसे कमाने में लगा दिए, ठीक है ना। और जब मर के हम जब गुलबी घाट बांस घाट पहुंचेंगे तो 1 रुपया मेरे साथ नहीं जाने वाला है, 1 रुपया में क्या जाएगा। आपने किसी की मदद की होगी, किसी की सहायता की होगी, किसी को अगर आपने कुछ दिया होगा, आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, किसी के बुरे वक्त में काम आए होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा बिहार के लिए काम आ जाइए, ठीक है, उसके लिए तो सीएम बनना पड़ेगा। अब कम से कम 10 ही आदमी के लिए काम आ जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सोसाइटी के लिए आ जाइए, 10 आदमी के लिए भी अगर आप बुरे वक्त में काम आ गए हैं तो आप समझिए कि भगवान हो गए। इंसान की परिभाषा मैं बताता हूँ, इंसान की परिभाषा क्या है। आप किसी के वो देखकर उंगली ऐसे उठाते हैं, आप क्या बोलते हैं पहले, ये आदमी जो है ना बहुत खराब आदमी, एक दूसरा अरे ये आदमी, अरे बाप ये तो बहुत अच्छा महान आदमी है, बहुत अच्छा है। 2 तरह का आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आता है, 2 ही आता है, या तो अच्छा आता है या बुरा आता है। अच्छा इसलिए आता है क्योंकि प्रेम है, ठीक है ना। बुरा इसलिए आता है क्योंकि उससे नफरत है। अब नफरत और प्रेम में परिभाषा क्या है। नफरत इसलिए है या तो जेलसी हो सकती है, अरे बड़ा हो गया है एक, और हमेशा नफरत पड़ोसी सबसे ज़्यादा होता है, बाकी दुनिया से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और प्रेम जब किसी से रहेगा तो हमेशा उसकी जितनी भी बुराई हो, आपको जिससे भी प्रेम होगा, जब तक प्रेम रहेगा तब तक आप उसके बारे में सोचेंगे उससे अच्छी मतलब अच्छी अच्छा कोई नहीं, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा खटपट होगा तो बोलेगा इससे खराब कोई नहीं दुनिया में। अब इसके ऊपर की बात हम आपको करने जा रहे हैं। हर मनुष्य में भगवान का अंश है। आप जितने यहाँ बैठे हैं सब लोग हैं, सब में ईश्वर का अंश है, अल्लाह का अंश है, ठीक है, प्रभु ईसा का अंश है, सभी में अंश है, ईश्वर का अंश है सभी में। फर्क यह होता है किसी में बुराई थोड़ी होती है, किसी में बुराई अधिक होती है, लेकिन सभी में बुराई होती है, परसेंटेज का अंतर होता है। अच्छाई सभी में अच्छाई होती है, सभी में किसी में कम होती है अच्छाई, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छाई भी सभी में होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भगवान ने जिसको बनाया है, जिसमें अपना अंश डाला है, उसमें केवल और केवल बुराई ही बुराई हो। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। उसी तरह अच्छाई में भी ऐसे होता है। इसीलिए हर मनुष्य से प्यार और प्रेम करना चाहिए, हर मनुष्य से प्रेम और प्यार करना चाहिए। रोड पे कोई गिरा हुआ हो तो ये समझना चाहिए कि उसकी ज़रूरत है हमारी, ठीक है। अगर मैं बाइक से जाऊं एकदम सफारी सूट से, मैं गिर जाऊंगा तो 50 गो आदमी आकर उठाएगा, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे।
फटा चीटा बाल टूटा फूटा गिर गए तो कोई नहीं पूछ रहा है, वहाँ से गाड़ी जा रहा है, ट्रक जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। यह क्या है? हम लोगों का स्टैंडर्ड दोयम दर्जे का स्टैंडर्ड है कि हम किस तरीके से किसको किस तरह से परिभाषित करते हैं। हर मनुष्य के बारे में आप जिसके लिए बहुत सारा लोग हैं उसके लिए सोचना बंद कर दीजिए, उसके लिए सोचिए जिसका कोई नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, कि जिसकी हालत इतनी ख़राब है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। और कोई अगर आपके पास आया है बहुत परेशान है, आप ही में से बहुत सारे दोस्त के पास जाते हैं ना शाम में, बहुत परेशान है, टेंशन में है, रिजल्ट आया रिजल्ट नहीं हुआ, टेंशन में है, रो रहे हैं, परेशान है, उनको कम से कम आप पैसा नहीं दे सकते हैं, इमोशनली उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए आप परेशान मत हो। हर आदमी का जो है बुरा वक्त जो है वो जाता है, और आप लोग कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई हमेशा करें। 1 साल 1.5 साल खूब पढ़ाई करिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। वैसे भी बिहारी लोग जो है बहुत ऊपर का चीज़ है, उतना दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको क्रैक नहीं किया हो, और दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें सबसे अधिक रिजल्ट ना आया हो। वो दोनों चीज़ें साथ है, इसलिए तो सोचना है ही नहीं है। अभी थोड़ा यूथ के लिए ट्रबल यह है कि वैकेंसी थोड़ी कम है, यूथ का संख्या ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, ये सब इसमें से भी निकालना है, अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ के जाना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम के करीब पास करने की स्थिति में आ गए और परेशान होकर घर लौट गए। अगर पटना आए हैं तो कुछ करके जाना होगा हर स्टूडेंट को, नहीं तो पूरे उम्र भर आपको तो गाली खानी ही है, आपके मम्मी पापा को भी गाली खानी है। इसलिए कोई लौट के नहीं जाएगा बिना कुछ किए हुए, क्योंकि यह डंस बहुत ख़राब होता है। कोई भी जॉब होता है, जॉब के लिए आए जॉब करके जाइए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही, अगर मान लिया आपके पास कुछ नहीं, पार्ट टाइम मैंने बताया ट्यूशन पढ़ा दे सकते हैं, कोचिंग में जा सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब मिलते हैं 4 घंटे का, वो कर सकते हैं। आपको हमारे साथ बहुत सारे लोग पास किए। अब मनोज जी हैं, वो अंडा बेचते थे, पास किए। गोविंद जायसवाल को देखा होगा, IAS बने, रिक्शा चलाते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो बहुत गरीब पोजीशंस में थे, बहुत ख़राब पोजीशन से आगे निकल के गए। आप ही की तरह हम लोग भी लॉज में रहे हैं, आप ही की तरह हम लोग भी जो है सब्जी बाज़ार से मुसल्लापुर हाट से लेके टांग के लाए हैं, बनाए हैं, बेले हैं, ठीक है। उस समय भी हमारा DBC हमारा ये था, चॉइस था। आज भी हम DBC पे ज़्यादा जोर देते हैं, दाल भात चोखा, ठीक है। तो जनरली हम लोग मिलते थे तो बोलते क्या बनाए हैं आज, DBC, आइए खाइए। तो सभी को अपने न्यूट्रिशंस पे ध्यान रखना है, नियमित दिनचर्या में रहना है। आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट के अलावा जो लोग गरीब है, जो आते हैं और कहते हैं कि सर हम तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम दिए पास नहीं कर पाए, तो भी उनके लिए हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हम खूब अच्छा स्टैंडर्ड स्टूडेंट और एक झोपड़ी वाले के बीच कंपटीशन कर दें, तो झोपड़ी वाले का 3rd डिवीज़न और किसी डॉक्टर का बेटा बेटी का 1st डिवीज़न, हम दोनों को बराबर मानते हैं। क्योंकि झोपड़ी वाले ने सब्जी वगैरह बेचकर या रिक्शा चला के किसी तरीके से बेचारा हर काम को करके, जानवर को खिला के, जानवर को चरा के पढ़ाई किया है, और इनके पास सब कुछ जो है कैप्सूल के रूप में मिला है। समझ में आ गया बात? तो उनके लिए भी हमारे यहाँ रहता है कि हम उनको पढ़ाते हैं, और आगे हमारी कोशिश यही रहेगी। जहाँ तक मुझे ऑफिशियल टाइम के बाद समय मिलता है उसमें मेरी कोशिश, हमेशा मेरा फोकस आप सभी स्टूडेंट पे रहता है। क्योंकि अगर आप लोगों को हम थोड़ा भी मदद कर पाते हैं, यहाँ आने से अगर आप लोगों में से एक भी अगर पास कर जाते हैं UPSC, BPSC, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मैं समझूंगा कि मैंने यहाँ जो समय दिया वो मेरे लिए सार्थक रहा। अब एक बात और समझ लीजिए, आपको लगता होगा कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो कभी फील मत करिए। कोई कमज़ोर मजबूत नहीं होता है, जब से आप स्टार्ट करते हैं ना तभी से आप मजबूत होना शुरू होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई बस बिल्कुल 99% नंबर लाया है तो वो हमेशा टॉप करते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब जागो तभी सवेरा, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से आपका स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। और हमेशा जो है कम से कम 1-2 घंटा का समय फ्रेंड के लिए, सभी के लिए देना चाहिए, जहाँ पॉजिटिव वर्क हो।
जब तक स्टूडेंट हैं सकारात्मक लोगों के साथ हमेशा रहिए, जो हमेशा आलोचना करें, निगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो आपका भी माइंड जो उसी तरह से होता है ना, जहाँ इत्र होगा उसके पास रहेगा तो महक मिलेगा, इत्र के साथ नहीं रहेगा तो हमेशा जो है उसी रंग में रहेंगे। सो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना चाहिए। आप आलोचना करना बंद कर देंगे ना, किसी की आलोचना करना बंद कर देंगे, वहीं से आप मनुष्य बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से आप समझ जाते हैं कि हम किसी के बारे में निगेटिव सोचते ही नहीं है। जब निगेटिव नहीं सोचेंगे वहीं से आपका पॉजिटिवनेस आपके शरीर में आना शुरू होगा, वहीं से आप में जो है एक मजबूती आनी शुरू हो जाएगी, आपको हर आदमी मजबूती दिखेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत लंबा नहीं, बस 1 मिनट का। जैसे हम लोग संस्कृत के हमारे शिक्षक थे, जब मैं बोर्ड में था, 9th क्लास में था, तो वो जब भी बोलते थे तो उनके मुँह से थूक निकलता था, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट से बोलता है थूक फेंकने वाला मास्टर आ गया, ठीक है। और हम लोग सोचते थे कि अरे मेरे मुंह पे थूक मारो, लेकिन हमको जो पढ़ा रहे हैं वो समझना है क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो हर आदमी का यह देखना है कि उसमें अच्छाई क्या है, उसको खींचना है, स्पंज की तरह उसमें से खींच लेना है, आपको अच्छाई पे नज़र देना है। ये नहीं कि ये पढ़ा है, IAS बन गया, सिगरेट पी रहा, अच्छा सिगरेट पीता, हमको भी पीना चाहिए ना, खैनी खाता है ना। कोई बहुत सारा है, देखेंगे कि हर एग्जाम में जाता है, पास करता है, तो क्या करता है बोलेगा, पहले जाते हैं खैनी लगाते हैं, खैनी खाते हैं 5 मिनट, उसके बाद बनाते हैं। उस आदत को नहीं अपनाना है, भले वो एग्जाम पास करता हो, ठीक है, लेकिन वो सब बुरी लत जो है नहीं अपनाना है कि पी के आता है, कई बोलेगा कि अरे ये पी के ऐसा काम करता है, वो सब कुछ नहीं करना है, ये सब गंदी आदतें नहीं लगानी। जो वो सारी चीज़ें गंदी है जो अपने पेरेंट्स से, दोस्त से छिपा के किया जाता है, सभी गंदी चीज़ें, उसी से समझ जाएंगे कि गंदी क्या है, अच्छी क्या है, ठीक है। और लास्टली एक वर्ड मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा मनीष जी को, ज्ञान प्रकाश जी को, ये लोग जब आए तो इन लोगों का मोबाइल सीज कर लीजिए आप लोग, ठीक है, और कहिए कि सैटरडे को मोबाइल जमा करो, मंडे को ले जाओ, कम से कम 24 घंटा तो बिना मोबाइल के रह के देखो। देखिए सोशल मीडिया एक स्वीट पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे मार रहा है, पता नहीं चल रहा है। आप ध्यान देंगे तो आपको खुद लगेगा कि अरे यार सुबह से शाम हो गई या सोशल मीडिया में लगे रहे और हमारा टाइम किल हो गया। देखिए सोशल का मतलब ही होता है सामाजिक होता है ना, और सामाजिक गांव देहात में कब होता है, शादी हो गया, 1-2 नन्हा मुन्ना हो गया, तब ना सामाजिक हुआ। तो अभी से सामाजिक होने की क्या ज़रूरत है। एक तो सारा फेसबुक और ये सब में जो है प्रोफाइल जो है हाई फाई लगा कर रखेगा, बेचारा तैयारी कर रहा है फिर भी लिखाएगा को फाउंडर फलना फलना फाउंडेशन, ये वो सब कुछ है, कुछ एग्जाम पास कर लिया ये है। और किसी का फोटो देख के बहकावे में ना आए। मोबाइल में बहुत सारा फिल्टर लगा हुआ है, काला को गोरा, छोटा आँख वाला को बड़ा आँख, सब कुछ होता है मोबाइल से, और वो लग जाता है, आपको लगता है अरे बड़ा अच्छा पर्सनालिटी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फोटो पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये सब सोशल मीडिया जो है जस्ट लाइक माया नगरी है, माया नगरी से बाहर जाना है, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम पास उस कर लीजिए, फिर माया नगरी में जाइए, इंद्र बनिए, इंद्रासन चलाइए, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये भी बता ही दीजिए जाते जाते कि करे तो क्या करे, अब इसमें फंस गए। मोबाइल को करना है बंद, और सुबह में या शाम में, दोपहर में जो भी टाइम है 4 से 5 1 घंटा के लिए मोबाइल को करेंगे ऑन, और उसी में जितना सोशल मीडिया हमको करना है 1 ही घंटा में करना है, उसका फिर बंद करके अपना पढ़ाई करेंगे। घर से फ़ोन आएगा तो क्या करेंगे, बगल वाला है ना उसका नंबर दे दीजिए घर में। जब इमरजेंसी आएगा तो वहाँ फ़ोन आ जाएगा, है कि नहीं। आजकल तो पूरा दुनिया गोल है, कोई किसी को कनेक्ट कर लेता है, कहीं से खोज लेता है, कुछ ज़रूरत नहीं है। यह करेंगे तो आपका जो है वो पढ़ाई जो अच्छे से हो पाएगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती है जिसको आप देख सकते हैं, उसके लिए भी 1 घंटा का जो मैंने समय बताया है, उसी में से आपको यूट्यूब देखना हो, फेसबुक देखना हो। लेकिन फेसबुक पे बहुत सारा चीज़ है, लाइव वगैरह चलता रहता है उल्टा पुल्टा, है कि नहीं।
बोलेंगे हमको कैसे पता, हम भी सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो टीचर हैं, कुछ अच्छे टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ मेरा वाला ही देखिए, जो अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं पढ़ाता हूँ अच्छा तो मेरा भी देखिए। आप क्या करिए कि उस 1 घंटे में जो अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, जो अच्छे विचार हैं, उन सबको पढ़िए, देखिए। मैं हर दिन मॉर्निंग में 5 से 7 जो है थॉट्स, सुविचार जो है पोस्ट करता हूँ अपने फेसबुक पे। तो आप कुछ नहीं करिएगा, एक विचार को अगर जीवन में उतार लेंगे ना, यहाँ पे जितने सारे विचार, एक विचार को अगर जीवन में उतार लेंगे, वहीं से आप महान बन जाएंगे। बहुत सारे विचार उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दिन भर हम पढ़ते रहते हैं, सब सुविचार, आहा बहुत मोटिवेशन मिला, कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कुछ हमको करना नहीं, बस सुविचार समझना है। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में पूरा डायरी में सुविचार लिखता था, ठीक है, सुविचार पे सुविचार पूरा घर में लिख देता था। तो वो सुविचार अपने जीवन में भी उतारने की ज़रूरत है। कोई भी 1-2 विचार अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आपको सफलता मिलती है। और आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में तरक्की करें। मेरी ज़रूरत हो, जब भी हम कहीं मिले तो आप हमसे रूबरू होकर बात कर सकते हैं। आपको लगे कि हमें कुछ बताना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, आज पहली बार आया हूँ, लेकिन अब पहली बार नहीं आया हूँ, मतलब बार बार आऊँगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आऊँगा। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ IAS बनने के बाद, इतना मज़ा नहीं आया जितना यहाँ आके मज़ा आया। बहुत सारी शुभकामनाएं। चूँकि आप लोगों का क्वेश्चन हम नहीं ले पाएँ, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन हम ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन वगैरह गंभीर तो होगा नहीं, क्योंकि हम आपके सारे क्वेश्चंस को ले चुके हैं। पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, क्या करना है, किससे बचना है, किससे जुड़ना है, कैसे पढ़ना है, तमाम तरह के क्वेश्चन जो है उसी में सब एग्जाम का है, उसी में सब एग्जाम का है। लास्टली एक और पॉइंट है कि अध्ययन, चिंतन और लेखन, क्या समझे? अध्ययन, चिंतन और लेखन, स्टडी करनी है, थिंकिंग करनी है और राइटिंग करनी है। इस सीक्वेंस में ही पढ़ाई करनी है। अगर इस सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे तो वर्ल्ड की कोई एग्जाम पास कर जाएंगे। ये लास्ट आपके लिए गुरु मंत्र था, ठीक है। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक कोटेशन है कि जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, कुछ काम करो ऐसा है दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। थैंक यू सो मच। परम पूज्य गुरुदेव की तस्वीर और हरिद्वार से आया हुआ जो गंगा जल है सर पूजा स्थली पर रखेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। गुरुदेव माता जी हमेशा आपके भविष्य उज्जवल। एक बार सस्वर महामृत्युंजय मंत्र पुनः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।